स्वागत है आप लोगों का द रॉनेट शो के एक और नए पॉडकास्ट में। आज हमने इस पॉडकास्ट में बात करी है परफ्यूम्स के बारे में। किस तरह परफ्यूम्स बनाए जाते हैं, किस तरह एक सर्टेन फ्रेगनेंस अचीव करी जाती है, गर्ल्स एंड बॉयज़ को किस तरह के परफ्यूम्स पसंद आते हैं, ऑल ऑफ दैट। एंड किस तरह आप भी एक परफ्यूम ब्रांड लॉन्च कर सकते हो, कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्या रिसोर्सेज रिक्वायर्ड रहेंगे, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया है। ये सारी बातचीत करने के लिए हमने इनवाइट करा है सागर परफ्यूम्स के ओनर को, सागर सर को। द पॉडकास्ट बिगिंस इन 3, 2, 1। सो सागर सर का स्वागत है द रॉनिक शो पॉडकास्ट पर। थैंक यू वेरी मच। पहले मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहूँगा कैसे मैंने आपको आपकी जो प्रोफाइल है वो एक्सप्लोर करी। मैं एक रैंडमली अपना इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था एक दिन, एंड कोई रैंडम पेज ने ना आपका एक वीडियो डाला हुआ था। उसके अंदर आप है ना राज शवानी कोई कॉन्फ्रेंस वेबिनार वगैरह में आप यस शायद यस। अटेंड कर रहे थे। तो आपने उसके अंदर बताया अपने बिज़नेस के बारे में, सच छोटा मोटा बिज़नेस है, 4-5 करोड़ का सेल है। और फिर उसने राज शवानी भाई ने बोला कि 4-5 करोड़ का एक छोटा बिज़नेस है। तो वो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी आपकी रील। तो उससे मैंने फिगर आउट करा कि हाँ सर का ये जो स्टोरी है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है। सो सर को इनवाइट करते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या रहा है। सो थैंक यू। वेलकम सर। एंड शुरुआत करते हैं कि कैसे आपने बैकग्राउंड पहले अपना बताइए, उसके बाद कैसे बिजनेस के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ, सब कुछ बताइए। देखो, मेरी जर्नी की शुरुआत एकदम छोटे से लेवल से ही हुई है। अ, मेरा डैडी का भी जॉब बैकग्राउंड था, कोई बिजनेस बैकग्राउंड बड़ा नहीं था। वो भी 2-3 हज़ार रुपये में जॉब कर रहे हम्म। थे। मैं कॉलेज ड्रॉप आउट बंदा हूँ। मैं कॉलेज ड्रॉप करके सूरत आया था। कुछ करने के लिए कुछ ख्वाहिश थी दिल में। वो हिसाब से मैं सूरत आया था। यहाँ पे मेरा कजिन रह रहा था। एक दिन हम कहीं पे खाना खा हम्म। रहे थे, रेस्टोरेंट में गए थे, और एक बंदा, फ्रेंड का फ्रेंड था, वो लेट आया, मेरे बाजू में चेयर में बैठा, और रिसेंटली मेरे से कन्वर्जेशन करने लगा कि सब लेट हो गया, वैसा है वैसा है। फिर मैंने नाम पूछा, वो है। फिर हम ओकेजनली डिनर पे थे सर, रात को, तो हमने डिनर करना चालू कर दिया। वो थोड़ा अपने आप महसूस कर रहा था अपने आप कि भाई मैं, मतलब बिजनेस से आया हूँ, तो मतलब रफ हूँ। तो मैंने बोला, साहब क्या हुआ, मतलब कैसे है? तो वहां से एक वो पसीने की स्मेल उसको भी आ रही थी, मेरे को भी आ रही थी। तो मैंने पूछा, आप डिओड्रेंट परफ्यूम क्यों नहीं लगाते? तो उसने बोला, साहब हम डिओड्रेंट परफ्यूम लगा के ही निकलते, बट ये धूप इतनी है कि इसमें कोई डिओड्रेंट परफ्यूम काम नहीं करता। एक छोटी सी कन्वर्जेशन हुई, हम लोग डिनर करके घर निकल गए। दूसरे दिन मैं जब सुबह उठा तो मेरे को ये सोच आई कि यार इसके ऊपर कुछ काम करना चाहिए, यार ये थोड़ा सा कोई सोचने जैसा तो है। फिर मैंने मार्केट रिसर्च किया। वो टाइम पे काफी सारी हम्म। कंपनी परफ्यूम डिओड्रेंट बना भी रही थी, पर कोई इतनी लॉन्ग लास्टिंग नहीं थी। हम्म। थोड़े दिन मैंने रिसर्च ये टाइप राइट। की, और फिर मैंने मन बना लिया कि अभी जो भी काम करना है इसके ऊपर करना है। कुछ भी बैकग्राउंड नहीं था मेरा, नहीं हम इसमें केमिस्ट का पढ़े हम्म। हैं, नहीं बिजनेस मैनेजमेंट पढ़े हैं, नहीं ओके। मैन्युफैक्चरिंग की नॉलेज थी। तो हम्म। सारा धीरे धीरे हम सेटअप करते गए, और ऊपर वाले की दया से, और सूरत वासी और सूरत वाले का भी काफ़ी कृपा रही मेरे पर, तो हम आज अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। हम्म। शुरुआत कब मैंने करी सर बिजनेस 2005 की? से परफ्यूम बिजनेस स्टार्ट किया है। आज ऑलमोस्ट 20 साल खत्म हो जाएंगे 2025 में। ओके ओके। एंड सर मेनली जो है इस कैटेगरी के अंदर ही क्यों सोचा आपने कि परफ्यूम वाली कैटेगरी, क्योंकि मुझे इत्र और डिओड्रेंट्स वगैरह भी होता है ना। अत्तर और डिओड्रेंट भी हम बना ही रहे हैं, एयर फ्रेशनर भी बना रही है, चारों कैटेगरी में हम काम कर रहे हैं। ये जानना चाहूँगा कि इसके अंदर जो ऐसे अपने पास डिओड्रेंट है और अत्तर है और परफ्यूम्स वगैरह जो है, सर इसके अंदर मेनली किस कंपोनेंट्स के थ्रू ये चीज़ें बनती हैं? हर एक की डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। जैसे आप अत्तर पकड़ ले तो उसमें नेचुरल ऑयल आते हैं, सिंथेटिक ऑयल आते हैं। परफ्यूम पकड़ते हो तो उसमें अल्कोहल आता है, फिक्सेटिव गिरते हैं, ऑयल गिरते हैं। डिओड्रेंट आता है, उसमें गैस गिरता है, उसमें फिक्सेटिव गिरता है, उसमें आपको स्किन पे इचिस ना आए, तो वो हिसाब से उसके केमिकल्स भी आते हैं, हम्म। जो गवर्नमेंट अप्रूवल रहते हैं। और हर एक के अलग अलग इंटीग्रेट्स होते हैं।
एंड मेनली अगर सर परफ्यूम की बात करें, सिंस हमारे पास इतना बड़ा मार्केट है परफ्यूम्स का, जिसके अंदर सबसे एक्सपेंसिव परफ्यूम्स भी होंगे और कुछ मिड लेवल की भी होंगे, कुछ लो लेवल की भी होंगे। सो सर, आपने अपने आप को परफ्यूम्स कैटेगरी के अंदर किस तरह इस्टेब्लिश करा और क्या चैलेंजेस फेस करे, उसके बारे में मेनली थोड़ा सबसे बताइए। अगर परफ्यूम में आज की डेट में सबको मेन होप है वो लास्टिंग की है, और हम अच्छे लास्टिंग वाले परफ्यूम बना पा रहे हैं। हम्म। वही सबसे हमारे हम मतलब सरवाइव कर पाए और हम मार्केट में अच्छा कर रहे हैं। बाकी सारी कंपनी मार्केट में सरवाइव नहीं कर पा रही है, या उसको स्ट्रगल कर रहे हैं। वो मेन चीज है, वो लास्टिंग नहीं दे पा रहे। आज कस्टमर की मेन नीड है, आप कुछ भी दो परफ्यूम लाइन में, आप डिओड्रेंट बनाओ, अत्तर्स बनाओ, या एयर फ्रेशनर बनाओ, या परफ्यूम बनाओ, उसको मेनली चीज चाहिए लास्टिंग। अगर वो लास्टिंग आपकी कंपनी में एक बार उसने देख लिया, वो कस्टमर 110% आपका कंपनी का फैन हो गया और लॉयल हो गया। और हमारे में ऐसा बोला जाता है, एक बार लॉयल कस्टमर मिल जाए उसके लिए आपको 100% अगर पे करना पड़े तो वो भी पे कर दो। मतलब 100 रुपए की चीज है और 100 रुपए एक्वायर करने के लिए भी हम्म। देना पड़े तो दे दो, क्योंकि एक बार लॉयल कस्टमर मिल जाए तो वो सालों साल चलता है रिपीटेशन, फिर उसमें से पैसा कमा सकते हैं। हम्म। लॉन्ग लास्टिंग आप बता रहे हो, तो कितना लॉन्ग लास्ट होना चाहिए? मतलब एक अगर कोई सा परफ्यूम पिक करते हैं तो वो डिपेंड्स। कितना लास्ट करता आज है? की डेट में लॉन्ग लास्टिंग सुबह से लेके शाम तक, अगर आप परफ्यूम लगा के निकले हो, शाम तक आपको फ्रेशनेस मिले, वो लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम गिना जाता है। ओके। तो लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए ऐसा क्या काफी डाला सारे जाता है उसमें? उसमें पॉइंट रहते हैं, जैसे अच्छे ऑयल यूज करना होता है, अच्छी अल्कोहल की क्वालिटी यूज हम्म। करना होता है, उसको मिक्सिंग अच्छी तरह से करना पड़ता है, अच्छे फिक्सेटिव उसमें डालने पड़ते हैं, और काफी सारे उसमें रिसर्च भी है। तो वो सब मिला के एक अच्छा परफ्यूम या अच्छा डिओड्रेंट बनता है, लॉन्ग लास्टिंग वाला। ओके। आपकी तो सर मेरे ख्याल से यस खुद की यस, हमारा मैन्युफैक्चरिंग है गेस। मैन्युफैक्चरिंग खुद का लाइन है। आप हमने ऑनलाइन पे भी डाला हुआ है, जैसे आप इंस्टाग्राम पे हमारा सागर परफ्यूम करके पेज है, वहाँ मैंने पूरी वीडियो भी डाली हुई है, मैन्युफैक्चरिंग लाइन हम कैसे बनाते हैं, कैसे कस्टमर के लिए हम हम्म। पूरा प्रोसेस करते हैं, वो समझा रहे हैं कि हम 6 पीस कैसे पैक करते हैं, एक पीस कैसे बनाते हैं, उसको फिलिंग कैसे करते हैं, या टेस्टिंग कैसे करते हैं, वो भी हम उसमें दिखा रहे हैं। तो एक बार आप जरूर से जाके देखिए, वो सबको पसंद भी आ रहा है, और उससे कस्टमर का एक ट्रस्ट फैक्टर बढ़ रहा है। और मैं आपको आज की डेट में बता दूं, आज की डेट में हम्म। मैन्युफैक्चरिंग लाइन किसी के पास भी नहीं है। ज्यादातर कंपनी वाइट लेवलिंग करवाते हैं। आप जो भी एड ओके। वाली देख ले, तो जो मार्केट में एड बड़ी बड़ी बोलते हैं, या रोड पे आके बोल जाते हैं कि साहब हम हमारा परफ्यूम खरीदो, वो कुछ नहीं है, उसकी कुछ खुद की कुछ नहीं है, सिर्फ मार्केटिंग है। वो थर्ड पार्टी के पास, वेंडर के पास जाएगा, मेरे को 60-70 रुपए हम्म। में बना दे, मेरे को 500 रुपए में परफ्यूम बेचना है। 60-70-80 रुपए वो में वो परफ्यूम बनाएगा, 150-200 रुपए का मार्केटिंग करेगा, 100-150 रुपए डिस्ट्रीब्यूटर को मतलब ऑनलाइन का खर्चा करेगा, और फिर वो बेच रहा है। तो खुद का कुछ नॉलेज नहीं है। अगर आप उसको जाके पूछोगे तो इसमें क्या लास्टिंग है, क्या ऑयल डले हुए हैं, इससे कैसे लास्टिंग बढ़ेगी, तो वो कुछ नहीं बोल पाएगा, सिर्फ मार्केटिंग कर पाएगा। ओके। सर, ये ऑयल्स वगैरह तो सारे नहीं, इंपोर्ट होते इंडिया होंगे? में काफी अभी अच्छे परफ्यूम, अच्छे ऑयल मैन्युफैक्चरिंग भी है, और ज्यादातर ऑयल मैन्युफैक्चरिंग जो बड़ी कंपनी है, वो यहाँ से एक्सपोर्ट भी करती है। तो मेरे हिसाब से इंपोर्ट ऑयल हम्म। मंगा के और कस्टमर के ऊपर ज़्यादा मैं भार डालना नहीं चाहता, और मैं इंडिया से ही अच्छे ऑयल परचेस करता हूँ। और मेरा जो भी सप्लायर है वो पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करता है, तो वो हम कस्टमर को अच्छी चीज़ दे पा रहे हैं इसके हिसाब से। हम्म। सर, मेरा ऐसा है, इस पॉडकास्ट को लेकर इंटेंशन ये है कि जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, जो चाहते हैं कि एक परफ्यूम सक्सेसफुल बिजनेस उनको बनाना है परफ्यूम पे, सो उनके लिए एक रोड मैप हो। तो हम इसके पूरे इकोनॉमिक्स को समझते हैं कि कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए रहता है, किस तरह से चीज़ें अरेंज करनी है, किस तरह से मार्केट करना है, ऑल ऑफ डिपेंड्स दैट। डिपेंड्स ऑफ क्या उससे बताइए आप। करना चाहते हो। जैसे आप सबसे पहले बता दो, फ्रेंचाइजी लेना चाहते हो, आज की डेट में फ्रेंचाइजी सबसे इजी वे है आपको बिजनेस करने के लिए, क्योंकि वो उसमें आपको इन्वेस्टमेंट के अलावा कुछ नहीं लगता। एक बार आपने अगर पैसा लगा दिया, एग्जांपल मैं आपको बता दूं, फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपको 8 से 10 लाख रुपए लगेंगे। उसमें सारा आपका मतलब यूनिट इकोनॉमिक्स में बता दूं तो 2-3 लाख का फर्नीचर जाएगा,
2-3 लाख रुपए का माल मटेरियल जाएगा, और 1-2 लाख रुपए का बोर्ड पकड़ लो या प्रिंटर पकड़ लो, कंप्यूटर ले लो, तो 7-8 लाख रुपए अब समझ लो चला जाएगा। ज्यादा उसमें नॉलेज चाहिए नहीं। हमारी टीम आपको गाइड करेगी कैसे माल बेचना है, कौन सी प्रोडक्ट बेचनी है, कैसे काम करना है। और अ, जो भी कस्टमर आता है उसको हम मतलब कि फ्रेंचाइजी को मार्केटिंग भी करके देते हैं, तो उसको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। और आप देख रहे होगे लास्ट 5 ईयर से फ्रेंचाइजी की डिमांड बढ़ने लगी है आज की डेट में, क्योंकि उसमें जो एक बंदा सिंगल है ना, उसको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, खुद अच्छी कंपनी ढूंढ के पैसा इन्वेस्ट कर देना है। बाकी सारा हेडेक ऑलमोस्ट कंपनी का रहता है। उसको थोड़ा सा कस्टमर को समझाने का जो नॉलेज है वही आना चाहिए, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। जो लैंग्वेज वहाँ की भाषा होगी, जैसे गुजरात हो गया तो गुजराती अच्छी तरह से आनी चाहिए, महाराष्ट्र हो गया तो मराठी अच्छी तरह से आना चाहिए। जो भी स्टेट में काम करते हो वो अच्छी तरह से लैंग्वेज अगर वो सीख सीख गया, वो सामने वाले को समझाने का उसको पावर है, कन्वीनियंस हम्म। पावर, तो 110% मैं दावे के साथ कहता हूँ वो फ्रेंचाइजी प्रॉफिटेबल बनेगी। ओके सर, ये तो हो गई फ्रेंचाइजी मॉडल के आसपास बात हो गई। सिंस अगर जैसे कोई सोलो एंटरप्रेन्योर है, उसको पूरा फ्रॉम स्क्रैच बिल्ड करना है ब्रांड, तो उस अकॉर्डिंगली बताइए कि क्या क्या रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट आज की रहेगी, डेट किस तरह में से चैनलाइज मैन्युफैक्चरिंग करना है। सेटअप डाल के थोड़ा सा हार्ड है, बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट के काफी रूल्स रेगुलेशन आ गए हम्म। फैक्ट्री बनाने में, और काफी सारे उसमें लाइसेंसेस भी लगते हैं। तो मेरे हिसाब से वाइट लेबलिंग करवाना का बेस्ट ऑप्शन है, जो सब लोग कर ही रहे हैं। इफ़ यू गाइज आर इंजॉइंग दिस कॉन्वर्जेशन एंड अगर आप इसी तरह के पॉडकास्ट फ्यूचर में भी देखना चाहते हैं, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। फ़ोन की स्क्रीन पे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन दिया हुआ होगा, जस्ट क्लिक ऑन इट। और अगर आप टीवी में देख रहे हो, देर इज़ एन ऑप्शन ऑफ सब्सक्राइबिंग एज वेल, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। लाइक सर, जैसे मैं एज अ इंडिविजुअल मुझे अपना नेक्स्ट परफ्यूम ब्रांड चालू करना है, तो मुझे कितना, किस तरह से मैं नीश फाइनलाइज करूँ कि भाई ये वाले मेरे को परफ्यूम्स बनाने हैं, कितना मेरे को इन्वेस्टमेंट चाहिए रहेगा, कोई रफ देखो ज्यादा एस्टिमेशन। उसमें कोई मतलब कि ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगता नहीं है। बट एक है कि बोतल बॉक्स का एमओक्यू लगता है। जैसे आप बॉक्स बनाओगे तो 3,000 एक आइटम के बनेंगे, बोतल लोगे तो 10-12 हजार 20,000, मतलब जो भी उसकी बोतल की शेप होगी वो आपको लेनी पड़ेगी। 1 डे का प्रोडक्शन लगता है, तो 12-15 हजार 20,000 बोतल लगेगी, तो 20,000 बोतल पकड़ लो, 20,000 बॉक्स पकड़ लो, और रफली वही इन्वेस्टमेंट है। बाकी आप परफ्यूम सिलेक्शन करोगे, केप सिलेक्शन करोगे, वो उसके ऊपर है। तो रफली 20-25 हजार पीस से आप अपना परफ्यूम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, पीस से, बीस हाँ पच्चीस हज़ार पीसीस से। ओके ओके। एंड सर उसको फिर मार्केट किस तरह से करा जाए, ऑफलाइन पे शिफ्ट होना आज है की या डेट फिर ऑनलाइन में पे आज की डेट में ज़्यादा अपनी खुद फोकस की करना ब्रांड है। बना के ऑनलाइन जाना ही बेस्ट है। कस्टमर के साथ डायरेक्ट कोऑर्डिनेट करो, अच्छी क्वालिटी बनाओ, पहले उसके टेस्टर पैक बनाओ, टेस्टर उसको दो, मार्केट में टेस्टर बांटो, मतलब कि अपनी वेबसाइट पे फ्री, जो भी कस्टमर आते हैं हम्म। उसको टेस्टर फ्री दो। उसको कांटेक्ट करो स्टार्टिंग में, थोड़ी सी 6-12 महीना एक्सेस करोगे तो आपका फनल अच्छी तरह से बन जाएगा, और फिर आपका माल बेचना ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा। एंड सर इसकी जो, मतलब मैं समझता हूँ कि इसके अंदर थोड़ा बहुत साइंस या फिर लॉजिक लगता है ना, कि भाई एक फ्रेगनेंस आपको अचीव करनी है, तो उसके साथ साथ जो स्पेशलाइज्ड लोग होंगे उनको भी हायर करना नहीं, होता है। परफ्यूम में कोई स्पेशलाइज परफ्यूम को हायर करने की जरूरत नहीं है। मेन हो गया, वुमन कैटेगरी हो गया, या यूनिसेक्स हो गया। ज्यादातर इंडिया में यूनिसेक्स परफ्यूम अच्छी तरह से बिक रहे हैं, क्योंकि अ, जैसे आप देखते होंगे कि घर में साबुन भी एक ही यूज करते हैं, कोई मेन यूज नहीं करता, वुमन यूज नहीं करती। परफ्यूम में भी ज्यादातर वैसे ही है, अफोर्डेबल की मतलब बात है। तो जो अफोर्डेबल कर पाता है वो एक ही परफ्यूम कर पाता है, तो उसके पास ऑप्शन नहीं है मेन लो या वुमन लो, तो ज्यादातर यूनिसेक्स परफ्यूम ज्यादा बिकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको 4-5-6 रेंज निकालनी हम्म। होगी, तो एक मेन की निकालो, एक वुमन की निकालो, बाकी 4 यूनिसेक्स निकालो। ओके। एंड सर अगर इसको मैं बात करूं कि किस प्राइस पॉइंट पे मैं इसको अपना लॉन्च करूं ब्रांड को, सिंस मेरे जो टारगेट ऑडियंस है वो मेल फीमेल और यूनिसेक्स है, तो किस बजट प्राइस पॉइंट पे मुझे देखो रखना चाहिए। इंडिया में अभी 500-600 रुपए का परचेस पावर तो हो गया, सबके पास 500-600 रुपए इजीली अवेलेबल है। और 500-600 रुपए में आप ऑनलाइन में आराम से मार्केट कर पाओगे। सो उसके अंदर सिर्फ जो वन बॉटल रहती है वो 500 टू सिक्स यस, हंड्रेड की मैं बेचूं। आप 600 की परफ्यूम बेच सकते हो, उसमें 4 पार्ट ले लो। एक पार्ट हो गया आपका, समझ लो मैन्युफैक्चरिंग पार्ट हो गया, एक पार्ट में आप एडवर्टाइजिंग या आपकी ऑफिशियल जो भी कॉस्टिंग आती है,
वो निकाल दो। एक पार्ट में थोड़ा जीएसटी हो गया या थोड़ा सा ट्रांसपोर्टेशन निकाल लो, और एक पार्ट आपका ऑलमोस्ट प्रॉफिटेबल हो गया है। वो 25-25% मैंने आपको करके दिए, कोई 32% होगा तो कोई मतलब 22% होगा। ओके। एंड सर इसको मार्जिन की सारा बात करें तो सारा अपन बोल दिया कितना कि मार्जिन फोर्थ एक्सपेक्ट पार्ट कर जो है सकते हैं? वो आपका मार्जिन बोल दिया। अगर आप उसको 20% रखो, 18% रखो, 12% रखो। अच्छा। एक एक ये हो गया आपका प्रॉफिट हो गया, एक जीएसटी वाला हो गया, एक ट्रांसपोर्टेशन और मार्केटिंग कॉस्ट हो गया आपका, और एक प्रोडक्ट का कॉस्ट हो गया। चार पार्ट में डिवाइड कर दो उसको। इजी, कुछ गणित नहीं है इसमें ज्यादा। अगर 5 रुपए आपका ओके। प्रोडक्शन कॉस्ट आप ज्यादा दे रहे हो, बेर कर रहे हो, अच्छी चीज बनाने के लिए 30% कर रहे हो, तो दूसरे को 20% कर दो। और आखिरी में आपके पास मुनाफे का 25% है, स्टार्टिंग में उसको कम कर दो, 15% कम कर दो, तीनों में 5-5% बांट दो। हम्म। सर आपका वो बताइए एक्सपीरियंस, जब आपने स्टैब्लिश करा था, न्यूली ब्रांड था, तो किस तरह से आप अब सेल्स लेकर मैं आ तो रहे थे? ज्यादातर स्ट्रीट लेवल पे काम किया हुआ है। तो मैंने जब स्टार्टिंग की तो मैं ट्रेडिंग अच्छा। से की थी। तो थोड़े 2-4 महीने मैंने बॉम्बे से परफ्यूम लेके लोकल ट्रेन से मैं आता था, खुद कैरी करके आता था। यहाँ पे जो पान के गले हो गए, या मेडिकल हो गया, या ब्यूटी पार्लर्स हो गए, या कॉस्मेटिक के काउंटर हो गए, गिफ्टिंग काउंटर हो गए ज्यादातर, वो सब में मैं विजिट करता था। उसको डोर टू डोर जाके पूछता था कि साहब आपको परफ्यूम की नीड है, कौन सा परफ्यूम चल रहा है। तो मैंने यहाँ से लेके पूरा मैन्युफैक्चरिंग, आप जो देख रहे हो फैक्ट्री सेटअप किया हुआ है। एंड सर मैन्युफैक्चरिंग जो आपने फैक्ट्री सेटअप करी मैंने उसमें कितना टाइम हुआ? 2017 में अपना खुद का बड़ा फैक्ट्री डाला। वैसे तो मैं 2005 से ही मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, छोटे लेवल से कर रहा हूँ। ओके ओके ओके। एंड सर ये मतलब थ्रू आउट द टाइम ही समझ में आया होगा कि किस तरह के फ्रेगनेंस ज़्यादा हॉट सेलिंग है मेरे को दो और साल में लेस ही सेलिंग है। मतलब अच्छी सफलता मिल गई थी। 2005 में मैं मतलब 5, 6 और 7, अच्छा। 3 साल मैंने स्टेट लेवल पे मार्केटिंग की, और एक प्रोडक्ट बनाया था विवा करके। वो काफी पॉपुलर हो गया, उससे मेरे को अच्छी मतलब अच्छा। सफलता मिली थी, और लोग मेरे को ढूंढने लगे थे कि सागर भाई कौन है। और गुजरात में तो मेरा अच्छा खासा नाम हो गया था, और वो टाइम पे और आज भी, आज तक भी आप देखोगे, विवा सर्च मारोगे तो कम से कम 20-25 प्रोडक्ट मेरी डुप्लीकेट हो रही है विवा करके, जो मेरा रजिस्टर्ड प्रोडक्ट है। एंड सर ये आपने थोड़े टाइम पहले ये वाइट लेबलिंग का जो बताया, इसको थोड़ा बताओगे व्हाइट क्या लेबलिंग चीज़ कैसे होती है ये? एकदम इजी बात है। आप अपनी कंपनी की जो भी प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हो, वो दूसरा मैन्युफैक्चरिंग आपको बना के देता है, उसको व्हाइट लेबलिंग कहते हैं। जैसे आप खुद अपनी प्रोडक्ट बनाना चाहते हो अच्छा। और आपके पास मैन्युफैक्चरिंग सेटअप नहीं है, आप मेरे पास आते हो, तो उसको मैं व्हाइट लेबलिंग करके देता हूँ, मतलब कि। तो उसके अंदर जो माल डाला हुआ है वो आपका ही पेटेंट है या फिर किसी और का देखो, माल डाल के परफ्यूम मैं में कोई अपन डाई पैटर्न लगा दूँ? नहीं है। ज्यादातर लोग तो ऑलमोस्ट मार्केट में जो चलते हैं उसके सैंपल लेके आते हैं मेरे अच्छा। पास कि साहब ये वुड चल रहा है, या ये यहाँ पे ये चल रहा है। कोई डिफरेंस कंट्री से भी आते हैं, कोई डिफरेंट स्टेट से भी आते हैं। जहाँ जिसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो लेके आते हैं, हुँ, हम हुँ। उसके हिसाब से माल बना देते हैं। अभी जैसे अब हमारा कॉल बीच में कट हो गया था, तो ओके। मेरा एक एक्सपोर्ट का बायर है, उसको हाँ, हाँ। चाहिए थी, नीड थी, और वहाँ पे टाइमिंग चेंज था, तो उसने मेरे को कॉल लगा दिया था कि साहब इतनी बोतल मेरी रिक्वायरमेंट है, इसमें से कौन सी बोतल मिल जाएगी। तो मेरे को वो हिसाब से आपके पास फिलिंग करवाना है। सर ये जैसे आपने बताया कि अ, आपने स्ट्रीट में और हर जगह जाके एक्सप्लोर करा है कि भाई क्या चीज़ बिक रही है और क्या चीज़ नहीं बिक रही है। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर, सिंस आपने बताया मैन्युफैक्चरिंग और आप शुरुआत से ही कर रहे थे, इसके अंदर ये जो फ्रेगनेंस वाली बात आती है कि भाई गर्ल्स को ये वाली फ्रेगनेंस पसंद आती है, बॉयज़ के लिए ये वाला टच होना चाहिए। तो फ्रेगनेंस को थोड़ी पता है कि भाई वो मेल या फीमेल है। वो वाला फ्यूजन कैसे क्रिएट करते हैं देखो, फ्रेगनेंस का? इसमें कोई ज्यादा फॉर्मुलेशन नहीं है। आप उसके नेचर के हिसाब से भी देख लो। ज्यादातर स्वीट फ्रेग्रेंस होती है, ज्यादातर वो महिला पसंद करती है। वो थोड़ी सी हार्डर रहेगी, स्ट्रॉन्ग रहेगी, स्ट्रीट वाली? और मतलब कि मस्की नोट ओके। के ऊपर की नोट जो बोलते हैं, वो मेन प्रीफर करते हैं। थोड़ी सी फ्लावर नोट हो गई, जैसे जासमीन, रोज, मोगरा, वो हिसाब से जो भी नोट बनती है, वो वुमन प्रीफर करती है। और मैंने जैसे बताया, इंडिया में आज ओपन मार्केट है, प्राइस कॉन्शियस मार्केट है, बजट कॉन्शियस मार्केट है, तो ज्यादातर लोग यूनिसेक्स यूज करते हैं। और आज दोनों फ्लेवर का हुँ, हुँ, हुँ। कॉम्बिनेशन चलता है। जैसे मेरी विवा फ्रेग्रेंस पकड़ लो, वो उसमें जास्मिन भी है, मस्क भी है, दोनों का मिक्सर है। अभी भी मेरी ये जावा करके चल रही है। वो जावा ज्यादा हार्ड भी नहीं है और ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, तो दोनों यूज कर सकते हैं, यूनिसेक्स है।
तो ज़्यादातर यूनिसेक्स परफ्यूम हम बनाते हैं, और जिससे अफोर्डेबल लिटी भी हो जाए, और ज़्यादा मेरे कस्टमर का इन्वेस्टमेंट भी ना हो। ओके सर, अगर जैसे फंक्शंस वगैरह की बात करें, किसी को डेट पे जाना हो या फिर कोई मैरिज अटेंड करनी हो या फिर क्लब में जाना हो, तो किस तरह के परफ्यूम्स हमने उसको उसके लिए लगाने अलग चाहिए? अलग परफ्यूम लॉन्च किया है। जैसे मेरा बियॉन्ड हार्ट करके फ्रेगनेंस है, अच्छा। तो वो पार्टी वेयर फ्रेगनेंस हम बोलते हैं। बियॉन्ड हार्ट का कॉम्बो हम बेच रहे हैं, हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो ज़्यादातर वो कपल्स पार्टी में यूज़ करते हैं, या डेट पे जाते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं। बाकी ऑफिस वेयर के लिए हमारा एक जावा है। थोड़ा सा किसी को और लॉन्जिविटी चाहिए और लास्टिंग चाहिए, तो जावा ऊद करके हमारा काफ़ी फेमस है। तो डिपेंड्स, हम अलग अलग कैटेगरी वाइज परफ्यूम बना रहे हैं, और सब में हम मेंशन भी कर रहे हैं। सर, ये ऊद और इत्तर में यस क्या यस, डिफरेंस है? ऊद एक नाम हो गया, और अत्तर तो अलग ही मतलब है। उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमने नोट्स होते हैं जो ना? अभी इंडिया में ऊद लॉन्च किया है, उसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके यूनिसेक्स कर दिया, सॉफ्ट कर दिया है। लोग पहले ऊद नाम से डरते थे, और हम्म। सच्ची बताऊं तो किसी को बोलते थे ना हम कि हमने ऊद लॉन्च किया, तो लोग डरते थे, मतलब हमको ये टेस्ट भी नहीं करना है। पर आज हमारे जावा ऊद की इतनी ऐसा डिमांड हो क्यों? गई कि अभी रिसेंटली 15-20 दिन पहले ही स्टॉक आउट हो गया था। तो ऊद को डिसलाइक क्यों कर रहे थे लोग? हाँ, काफी स्ट्रॉन्ग होता स्ट्रांग है होता है इसलिए? उसको। एक्चुअली ऊद मिडिल ईस्ट में लगाया जाता है, वहाँ पे काफी गर्मी पड़ती है, और वो लोग ऊद का ज्यादातर प्रेफर करते हैं। उसमें सैंडल हो गया, या काफी इंडिग्रेट गिरते हैं। हमने उसको इंडिया में डिजाइन किया, और इंडिया के एटमॉस्फेयर के हिसाब से बनाया। अगर आप वही वुड यूज करोगे जब बाहर से लेके आते हो, तो आपके बाजू में बैठने वाला बंदा आपसे दूर भाग जाएगा। तो हमने उसको थोड़ा सॉफ्ट किया, लाइटर अच्छा। किया, आपको भी अच्छा फ्रेशनेस मिले वो हिसाब से किया, और लोग उसको काफी पसंद कर रहे हैं। हम्म। ये जो आपने हम्म। एटमॉस्फेयर वाली बात करी ना, तो इसके अंदर मेरे को एक सवाल आ रहा है कि अलग अलग फ्रेगनेंस के लिए अलग अलग एटमॉस्फेयर भी, जो नोट्स होते हैं वो बनाना होता है नहीं ताकि नहीं, वो लॉन्ग फ्रेगनेंस लास्ट के रहे? हिसाब से नहीं होता है। आप जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग और जहाँ पे सोल्ड आउट करते हो, मतलब सेल करते हो, वहाँ के हिसाब से आपको एटमॉस्फेयर के हिसाब से फ्रेगनेंस बनती है। जैसे आज मैं यूएस में माल बेचूंगा, तो यूएस में वैसे ठंडी ज्यादा रहती है, गर्मी नहीं रहती है। तो यूएस में वो हिसाब से कंटेंट मेरे को डालने पड़ेंगे। और अगर मैं इंडिया या बांग्लादेश या एशियन कंट्री में माल बेचूंगा, तो वहाँ पे एटमॉस्फेयर वैसा है, तो मेरे को वो हिसाब से माल बनाना पड़ेगा। तो वो उसके अंदर जो नोट्स होते हैं नोट्स उसी के तो अंदर चेंजेस नोट्स होते तो होंगे सिमिल सो दैट उसको नोट्स तो एटमॉस्फेयर की सिमिलर रहते हैं, कंपेटेबल। पर उसको जो फॉर्मुलेशन जो बनती है, कि उसमें फ्लेक्सिडिटी कैसे गिरेगा, ओके। उसके ऑयल कितने गिरेंगे, ऑयल का परसेंटेज कितना रखना है, ऑयल की टॉप नोट कैसी रखनी है। अगर आपने इंडिया वाली टॉप नोट वहां पे यूएस में दे दी, तो वो फ्रेगनेंस रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि वो तुरंत आना चालू हो जाएगा। तो मतलब डेमोग्राफिक्स के हिसाब से जहाँ पर प्रोडक्ट जा रहा है यस उस यस, अकॉर्डिंगली बनता है। यही मतलब अगर समझ नहीं है, वहां पे ही काफी वाइट लेबलिंग वाले मार खा रहे हैं, और मैन्युफैक्चरिंग उसको समझा भी नहीं रहे। और हम्म। मैंने काफी वाइट लेबलिंग वाले से बात भी की, तो काफी लोग मेरे को मिलते हैं कि भाई मैंने मतलब 5 साल पहले परफ्यूम बनाया था बट चला नहीं है, 2 साल पहले परफ्यूम बनाया तो चला नहीं था, और वैसे के वैसे पड़ा। तो मेन रीजन वही है कि मैन्युफैक्चरिंग उसको गाइड नहीं करता, और जो बंदा बना रहा है उसको उतना नॉलेज नहीं होता, और वो सीधा मार्केट में आ जाता है, ये बेचना है, हम्म। और बिकता नहीं है तो साइड पे पड़ा रहता है। व्हाइट लेबल नहीं उसने करवाया, तो पैसा फंस जाता है। एक्सपेंसिव कैटेगरी भी अलग है परफ्यूम की, जिसके अंदर एकदम प्रीमियम प्रीमियम कैटेगरी अलग है, पर प्राइस पे उसके हो। बायर काफी कम है, और उसके लिए हमने तो बनाए हुए हैं। बट मैं व्हाइट लेबलिंग वाले जो बंदे हैं उसको तो मैं प्रीफर करता ही नहीं कि आप व्हाइट लेबलिंग पे उस पे जाओ ही नहीं। इंडिया में अभी परचेस पर 500-600 रुपये, बाकी हम तो 1500-1700 रुपये वाले परफ्यूम भी बेच रहे हैं, और लोग खरीद भी रहे हैं, क्योंकि हमारे पास मार्केट हो गया, हमारा नाम हो गया, 20 साल पुरानी कंपनी भी है, और लास्ट 2-4 साल 5 साल से हमारा इतना नाम हो गया कि लोग हमको ढूंढते हुए आते हैं दूर दूर से। मैंने किसी पॉडकास्ट में देखा था, उसके अंदर वो बात कर रहा था कि अगर इंडिया के अंदर कोई प्रोडक्ट फेल होता है ना, तो उसको यूएस मार्केट में बेचना चालू कर दो। सिंस उसके अंदर ये भी बताया कि एक्सपेंसिव वाली कैटेगरी भी अलग है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जैसे शर्ट होगी 15-20 हज़ार रुपए की, तो उसका भी एक अलग ऑडियंस है कि प्रीमियम, जैसे डियोर सोवाच करके एक वो है, वो भी एक्सपेंसिव परफ्यूम्स में आता है। तो ऐसे अगर मैं चाहूँ कि भाई मैं एकदम प्रीमियम कैटेगरी टारगेट करूँ, तो उस पर क्या प्रीमियम ओपिनियन है कैटेगरी आपका? टारगेट कर सकते हो, पर इंडिया में उसका वॉल्यूम कम है। अगर आप यूएस मार्केट टारगेट कर सकते हो, या अदर कंट्री टारगेट करते हो, तो बेटर देन बेस्ट है।
इंडिया में वॉल्यूम कम है, बाकी आज पोटेंशियल हाँ है, हाँ। करने वाले करते भी। अभी मैंने रिसेंटली ही एक एक्सपो में गया था, वहां पे एक बंदे से बात हुई थी, 2025 वाले परफ्यूम लॉन्च किए थे उसने, और उसका रिस्पॉन्स भी अच्छा है। अब जैसे लाख लाख पीस वो बंदा बना रहा है और बेच भी रहा है इंडियन मार्केट, और एक्सपोर्ट भी कर रहा है। तो कोई नहीं, ऐसा नहीं, अगर आपको अच्छी तरह से माल बेचना आता है तो माल तो कुछ भी बिकता है। वो तो आपके हम्म। सोच के ऊपर है और आपके प्रेजेंटेशन के ऊपर है, आप क्या माल बेचना चाहते हो। और सारा जो दिमाग पे का कह ले, अगर आपने दिमाग पे बना लिया है कि मैं एक्सपेंसिव पे ही हम्म। जाऊंगा, तो मैं आपको कभी भी नहीं बोलूंगा कि आप चीपर पे जाओ, या चीपर पे जाना है तो मैं कभी आपको नहीं बोलूंगा आप थोड़ा सा प्राइस कॉन्शियस जाओ, थोड़ा सा बढ़ाओ, क्योंकि उसका रेंज उसके माइंड में फिट हो गया है और वही वो बेचेगा। मार्केट एनालाइज करके पूरा उस अकॉर्डिंगली चीज़ बनानी है। यस, पॉइंट की बात बट उसके बायर डिफरेंट है ऐसे। है ना। एक्सपेंसिव के सर बायर थोड़ा। अगर डिफरेंट है, अगर हाँ। आपके पास वो बायर है तो 100% बनाओ, और इंडिया हम्म। में परचेस पावर बढ़ रही है मेरे हिसाब से। एक्सपेंसिव भी परचेस पावर की डिमांड काफी अच्छी आ रही है। हमको लोग बोल रहे हैं सब 2500, 3000, 5000 वाले परफ्यूम लॉन्च करो, सामने से बोल रहे हैं। सर मैं समझता हूँ कि तीन चार चैनल्स हैं जिसके थ्रू अपन अपना माल बेचते हैं। एक तो ऑफलाइन स्टोर्स हो गए, एक ई कॉमर्स हो गया, और एफिलिएटेड जो भी लिंक्स वगैरह होते हैं अमेजोन वगैरह पे लिस्ट कर दिया। आपके अकॉर्डिंगली मोस्ट एफिशिएंट स्टार्टिंग के अंदर क्या चीज़ देखो, रहेगी? पहले तो आप आपकी खुद की ब्रांड बना के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो भी अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट, मीशो हो गया, या क्विक कॉमर्स हो गया, उस पर रजिस्टर करो। और साथ में एक अपनी वेबसाइट बना लो। वेबसाइट में ज़्यादा मार्केटिंग मत करो, थोड़ा सा आपकी अवेलेबिलिटी रहे और थोड़ा सा फनल बने, वो हिसाब से मार्केटिंग करो। पहले आप अपने कस्टमर को अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे लेके जाओ, वहाँ पे ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा। जैसे ही कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा, वहाँ पे कमीशन भी जाएगा, पैसा नहीं बनेगा मेरे हिसाब से साल 2 साल। बट वैसे ही वहां पे आपका कस्टमर बनना चालू हो जाए, उसको फिर आप मार्केटिंग करना चालू करो और फिर अपनी वेबसाइट पे लेकर आओ, वहां पे पैसा बनाओ। तो अगर आपको परफ्यूम लाइन में आना है तो 5 साल का सोच के आ जाओ कि 5 साल मेरे को इसमें देना है। 2 साल आपका पैसा बने न बने तो कोई बात नहीं, और तीसरे साल से 110% आपका पैसा बनना चालू हो जाएगा। हम्म। सर इसके अंदर जैसे जिस नाम आपने बताया कि सोर्सेज क्या हैं, इसके अंदर जैसे एड स्पेंड्स हो गया, एड्स वगैरह अपन चलाते हैं, तो वो भी करना चाहिए आप स्टार्टिंग में। अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे ऐड करोगे तो कम पैसे में आपको कस्टमर मिल जाएगा, क्योंकि उसका फनल ही काफी बड़ा है। तो वहां पे आपका पैसा बर्न नहीं होगा। वहां ओके। पे आप नो प्रॉफिट नो लॉस पे भी पहुंच जाओगे, शायद पहले दूसरे साल ही आपको, पहले साल से ही प्रॉफिट में हो जाओगे। बट उसको आपको इन्वेस्ट करना है, उसको आपको एड स्पेंड में खर्च ही करना है। जैसे आप पहले महीने में आपने हम्म। समझो 5,000 रुपए की एड की और 25,000, 50,000 रुपए का धंधा किया, तो उसमें 50,000 में से आपका 20% मार्जिन पकड़ लो, तो 10,000 बचे, तो दूसरा 5,000 उसमें ही इन्वेस्ट करो। और धीरे धीरे आपकी फनल बढ़ाते जाओ, कस्टमर की रीच बढ़ाते जाओ। अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, जो भी प्लेटफॉर्म पे आपको सक्सेस मिले, उसके बाद 2 साल के बाद आप उस अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लेना चालू करो। वेबसाइट से आप थोड़ा थोड़ा कस्टमर को डाइवर्ट करना चालू करो। जो एड बनाओ वो वेबसाइट पे लेके आओ कस्टमर को, और फिर देन आप तीसरे चौथे साल पे 110% प्रॉफिट जनरेट कर दोगे। हम्म। सर आपका इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो भी स्टार्टिंग में बिजनेस क्रिएट करना स्टार्ट करता है, मतलब कुछ साल हुए होंगे, मतलब इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है बट उनके जेब से जा रहे हैं, मतलब वो बर्न कर रहे होते हैं, तो इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि बर्न करना चाहिए स्टार्टिंग में ही, या फिर वो उस अकॉर्डिंगली सिचुएशन के एक्शन ऊपर लेना चाहिए? डिपेंडेंस है। अगर आपके पास पैसा है, जेब में पैसा है, तो आप बंद करो। और हम्म। हमारी जैसी सिचुएशन है, जेब में पैसा ही नहीं है, तो फाइट करो सिचुएशन से, धीरे धीरे आगे आओ। अगर पैसा है तो बंद करके तीसरे चौथे साल में आप हम्म। प्रॉफिटेबल बन जाओ, और पैसा नहीं है तो आप धीरे धीरे स्केल कर पाओगे। सर थोड़ा फिगर्स वगैरह बताइए कि कंपनी के मतलब मंथली कितना है, सेल्स क्या है, ऐसा कुछ हाँ, कंफर्टेबल हो कोई तो। इशू नहीं। मैंने जो रांची मनी के इंटरव्यू में लास्ट ईयर ही बोला था, लास्ट ईयर शायद हम 5-6 करोड़ करे तो महीने का 50-60 लाख रुपए करे थे। अभी भी हमारा दीपावली पे शायद 1-1.25 करोड़ का सेल था, तो ये साल हम 8-9 करोड़ के आसपास क्लोज करेंगे। और आई होप हम धीरे धीरे हम्म। बंद नहीं कर रहे, तो हम धीरे धीरे प्रॉफिटेबली आगे बढ़ रहे। अगर बंद करते और दूसरे की जैसे 25 करोड़ बना दिया या 50 करोड़ बना दिया, तो वो भी कर सकते। पर मैं पहले से बंद करना नहीं चाहता, और फैक्ट्री सेटअप मेरा खुद का है, वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव है, और मार्केट कॉस्ट भी काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इजीली धीरे धीरे ग्रोथ करूँ, प्रॉफिटेबल ग्रोथ करूँ, और मैंने कोई फंडिंग भी नहीं ली।
और अगर फंडिंग लेता हूँ तो लोग बंद करके हम्म। जाते भी है, और मैं चाहता नहीं हूँ 1-2 साल फंडिंग लूँ, फिर आगे सिचुएशन के हिसाब से है, तो देखेंगे आगे क्या होता है। सर एक लिमिट पे ऐसा हो जाता है ना कि आपको और एक्सपांड करना है अपना बिजनेस, तो उस अकॉर्डिंगली आपके भी किसी पॉइंट ऑफ टाइम में आया होगा कि और एक्सपैंड करना है, तो उसके क्या आपने सोचा है, किस दो तरह थिंक है। सोचना चाहिए? एक थिंक है आपको कितने टाइम में एक्सपांड करना है, और एक थिंक है कि आप कितने टाइम के बाद एक्सपांड करना चाहते हो। तो मैं दोनों सोच के बैठा हूँ, हम्म। मैं कितने टाइम के बाद एक्सपांड करना चाहता हूँ वो भी सोचा हुआ है, और अभी क्या एक्सपेंशन पे मेरा फोकस रहेगा वो भी मेरा क्लियर है। अगर आप मतलब फंडिंग ले लूँ मैं कल, तो मैं अभी से पूरा इंडिया कवर कर लूंगा 2 साल में। और मेरा अभी का टारगेट फिलहाल ये है कि हम स्टेप बाय स्टेप गए, हर साल 2-3 स्टेट करें, तो मोस्ट ओनली 27-28 या 28-29 तक हम पूरा इंडिया कवर कर लेंगे। सर मेनली आपके हिसाब से जो स्टार्टिंग में बिजनेस क्रिएट करते हैं अराउंड परफ्यूम्स और इन सब चीज़ों में, तो वो क्या गलती कर देते हैं? अब गलती तो देखो, आज के यंग एंटरप्रेन्योर में काफ़ी कॉमन बात हो गई, और गलती से ये यंग एंटरप्रेन्योर डरते भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से गलती उसको बोलना सही भी नहीं है। लोग को वो ट्रायल हम्म। बोलते हैं, और वो ट्रायल से सीखते हैं, कुछ भी करें हम्म। तो वो ट्रायल है, बस राइट। गलती मैं मानता ही नहीं कोई भी चीज़ को। जैसे किसी को भी बोलो, हमने भी काफ़ी सारी पीछे गलतियां की होगी, हम गलती मानते ही नहीं, उसको ट्रायल मानते हैं। हाँ, वही गलती करने से ही सीख जाएंगे, उससे बहुत यस ज़्यादा यस यस, एनालिसिस और मिलता है, ये क्या यंग चीज़ मिलती है। जनरेशन काफ़ी अच्छी तरह हम्म। से समझ भी रही है, और उसको ज़्यादा हमको एडवाइस देने की ज़रूरत भी हम्म। नहीं है। सर काफ़ी सारे मतलब मैंने शार्क टैंक वगैरह भी फॉलो अप लेता रहता हूँ, तो उसके अंदर भी बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे आते हैं जो ऐसा फिगर बोल देते हैं या फिर पता नहीं क्या। एक बार तो मैंने देखा था शायद जीरो कुछ बोल दिया था, 1 रुपया चाहिए या फिर 111 रुपये चाहिए। वो मेनली आते हैं मार्केटिंग के लिए। सो उसके अंदर ये भी ऑब्जर्व हुआ है कि शार्क टैंक में जो भी अपीयर हुआ है ना, उसकी सेल्स जो है बूम हो जाती है। तो ऐसा कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटजी कर सकता है कोई, अगर किसी को करना हो, या फिर कुछ ऐसे मीडियम का सहारा लो कि भाई एकदम से देखो, बूम मैं आ जाए कल ही कहीं सेल्स? पे पढ़ रहा था, एक ब्रांड आई थी शार्क टैंक में, और वो अभी बंद होने की कगार पे भी है। तो उसको वो टाइम पे तो अच्छी बूम मिल हम्म। गई थी। मैं चॉकलेट की ब्रांड थी, नाम तो नहीं दूंगा आपके ऑनलाइन पे। तो कल ही मैं उसको पढ़ रहा था, तो आज उसकी मतलब वो टाइम पे इतनी बूम हो गई थी कि आज वो बंदा बंद की जगह पे है। तो उसको संभालना भी बहुत ही मतलब कठिन है। आप सीधा टेक ले लोगे, टेक ऑन ले लोगे, फिर टेक ऑफ करना काफी मुश्किल है। तो मेरे हिसाब से धीरे धीरे जाना वो बेटर है। और शार्क टैंक की बूम अच्छी है, मैं मानता हूँ अच्छी है। आपको विजिबिलिटी अभी अच्छी मिलती है, फ्री में एडवर्टाइज हो जाती है, लोग आपको पहचानने लगते हैं, हम्म। ट्रस्ट भी करते हैं। और साथ में प्रोडक्ट फिट भी होना चाहिए, प्रोडक्ट का नॉलेज भी होना चाहिए, कस्टमर तक का हम्म। माल कैसे पहुंचेगा वो सोच भी होना चाहिए, सेफली माल पहुंचाना, कुरियर पार्टनर के साथ मतलब वो भी टाइप भी होना चाहिए, कस्टमर का फीडबैक लेना वो भी कंपनी में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ अगर नहीं करोगे, और सीधा शार्क टैंक में जाके या सीधा शॉर्टकट कोई भी ले लोगे, और उससे सेल बन गई 2-4 दिन से, तो बिगड़ भी इतनी जाएगी, वही नेगेटिव हो जाएगा। राइट। अगर प्रोडक्ट आपने मेरा यूज़ हम्म। किया और वही आपको पसंद नहीं आया, तो आप 5 बंदे को रोकोगे मेरी वेबसाइट पे जाने से। और वही हाँ। अगर आपने एक बंदे ने परफ्यूम मेरा पसंद किया, तो आप 5 बंदों को जाहिरात करोगे, उससे पांच से और 5 कस्टमर आएंगे, तो वहां से आपका धंधा बढ़ता है, वो स्टेबल होता है। लाइक ये तो रिलेटेबल बात है सर कि जैसे हम एड स्पेंड लगाते हैं इन सब चीज़ों पे स्पेंड करते हैं, तो वर्ड ऑफ माउथ से ज़्यादा कस्टमर्स बनते हैं यस, वर्ड बहुत ऑफ सारे। माउथ से बनते हैं। मैं एड तो वो जितनी एड तारीफ एड होगी के उतने खिलाफ ज़्यादा नहीं, कनेक्टेड एड रहेंगे। आज की जनरेशन हम्म। में देना ही चाहिए। और विदाउट एड आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि कौन सी हम्म। कंपनी है, क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन भी इतनी है और सामने कंपनियां भी इतनी है। तो आप अपनी एड तो करो ही, मैं तो हम्म। बोल ही रहा हूँ। आप अपनी अगर पॉकेट में 5,000 रुपये है, तो डेली की 5,000 की एड करो, मैं ना नहीं बोलता किसी को, बट सामने फर्स्ट ऑफ ऑल हम्म। जो चीज है ना, वो पहले ठीक करो। जो प्रोडक्ट कस्टमर के पास जा रही है ना, वो अगर सही नहीं है तो ऐड मत करो। वो सही करने के पहले फोकस करो। ओके। उसके बाद आपका जो कुरियर पार्टनर है उसको सही करो। इंडिया में कुरियर पार्टनर की भी कमी है, 10-20% कुरियर पार्टनर ऐसे भी है हम्म। जो
मतलब माल नहीं पहुंच रहा, तो कस्टमर को पहले स्टार्टिंग में ही वही लग जाता है कि कंपनी फ्रॉड है। तो पहले कुरियर चैनल सही करो, आपके बैकएंड से जो बंदा बिठाया उसको अच्छा नॉलेजेबल करो, जो कस्टमर के साथ बात करे, कस्टमर को अपना बनाए। अगर एक बार ऑर्डर आ जाता है तो कंफर्म करे, फिर उसको माल मिलने के बाद हम्म। फीडबैक ले। तो ये छोटी छोटी चीज पहले करो, और फिर एड स्पेंड करो, और फिर एड स्पेंड करने के बाद आप रिव्यू लेने के बाद अगर प्रोडक्ट मार्केट फिट है, फिर आप ऐसी शॉर्टकट वाली स्ट्रेटेजी भी ले सकते हो, लॉन्ग टर्म वाली भी स्ट्रेटेजी ले सकते हो, फिर शार्टिंग में भी जा सकते हो, फंडिंग भी ले सकते हो। बट पहले काम आपका यही है, प्रोडक्ट फिट करो, हम्म। खुद की बनाओ, व्हाइट लेबलिंग कराओ, कुछ भी करो, पर प्रोडक्ट फिट पहले काफी नेसेसरी है। अरे जैसे आपने फंडिंग का बोला, तो आपके क्या ओपिनियन है कि फंडिंग लेना सही रहता है या फिर किस डिपेंड्स ऑन अकॉर्डिंगली लेना? सिचुएशन है, फंडिंग लेना सही भी है, और कभी कभी जल्दी फंडिंग ओके। मिल जाती है तो लोग पैसा मतलब बंद करने लगते हैं, तो वो कंपनी खड़ी ही नहीं हो पाती, तो उसको पैसे की वैल्यू ही नहीं होती, जिससे ज़्यादा फंडिंग मिल जाती है लाइक तो। लाइक मैंने कहीं सुना था कि मतलब एक आपको ना बेंचमार्क सेलेक्ट करना होता है कि आपका बिजनेस यहाँ तक आ गया है, उसको और ज़्यादा ग्रो करने के लिए देन फिर आपको इनिशिएट करना होता है कि हाँ फंडिंग की यस, ज़रूरत है। देन उसके बाद सर आपको नहीं लगता कि जैसे अपने इन्वेस्टर्स डाल दिए हैं, अपने फंडिंग हो गई है, फिर उनको एग्जिट देने का भी थोड़ा प्रेशर वो रहेगा, रहता है कि भाई काफी प्रेशर रहता है। जो इन्वेस्टर है। फंडिंग लेके कोई सुकून की हाँ बात नहीं कि आप शांति से सो जाओगे, फंडिंग लेने के बाद आप वो रेस में बिल्कुल। फंस जाओगे कि आपको डेली उठ के भागना ही है। हाँ। आज आपकी अगर जिंदगी अच्छी तरह से हम्म। कट रही है, और आप साल में कुछ परसेंटेज है अमाउंट, हर एक का ग्रोथ का परसेंटेज अमाउंट अलग होता है। मेरे लिए 10% है, आपके लिए 5% है, या किसी के लिए 25% है। बट कुछ परसेंटेज अमाउंट आपका ग्रोथ हो रहा है, और आप सोच रहे हो कि इससे आपका मतलब धंधा डाउन नहीं होगा, तो मेरे हिसाब से फंडिंग वो स्टेज तक तो मत लो जहां तक आपको जरूरत ना हो। फिर आपको लगेगा नहीं है, मेरे को ग्रोथ बड़ी करनी है, पूरे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में माल लॉन्च करना है, तो 5-10 करोड़ 10 करोड़ की फंडिंग चाहिए तो लो। सर जो यंग एंटरप्रेन्योर्स है जो सोच रहे हैं बिजनेस क्रिएट करने का, उनके लिए आप कुछ प्रैक्टिकल एडवाइस दो, और किस चीज़ से डरना नहीं है, क्या देना चाहोगे यंग आप? एंटरप्रेन्योर्स को मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूँ, लगे रहो। और कुछ मंत्र नहीं है, आप जो भी सोचा है आपको, और जो भी आपके माइंड में है कि ये करना है, वो ना हो तब तक आप लगे रहो। वो 110% विश्वास रखो अपने आप पे, होगा होगा और होगा 100%। सो ऑलराइट देन, मुझे लगता है कि पॉडकास्ट के थ्रू बहुत कुछ लोगों को सीखने को मिला होगा अबाउट परफ्यूम इंडस्ट्री। एंड थैंक यू सागर सर हमारे लिए थैंक यू, समय निकालने के लिए एंड थैंक यू, सबको बताने के लिए थैंक यू, थैंक यू। परफ्यूम्स के बारे में। आपका भी धन्यवाद, एंड आपने मेरे को थैंक यू सो इन्वाइट किया। मच, विल थैंक सी यू। यू इन द नेक्स्ट वन।